हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। और ये है प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है, 8 का फर्स्ट पार्ट जो था 35 क्वेश्चन का वो अपलोड हो गई थी वीडियो। और ये है 35 क्वेश्चन। और सभी एग्जाम के लिए देखिए, टीईटी पीटी यूसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीसीएस आदि के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और सारे क्वेश्चन जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कंसल्टेशन क्या थे? बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के सैन्य अभिलेख थे। प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को उनके सलाहकारों की रिपोर्ट, शिक्षा और न्यायपालिका से संबंधित अभिलेख। और 36 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार। तो भारत में जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से शुरू हुआ। ठीक है। और उसके बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार जो थे वो सरकारी शासन में कंस्टिट्यूशन उसे कहा जाता है। 37 क्वेश्चन है। स्थान है एक तरफ और ब्रिटिश राज में मिलाने का वर्ष, तो कब जो है किस राज्य को मिलाया गया था ब्रिटिश राज्य में? तो झांसी को जैसा कि मिलाया गया था 1853 में। ठीक है। संभलपुर को मिलाया गया था 1849 में। अवध को मिलाया गया था 1856 में। लास्ट में अवध को मिलाया गया था। और नागपुर को 1854 में। ठीक है। तो हम जब मिलान करेंगे तो मिलान में क्या आ जाएगा? ए का 2 है, बी का 1 है। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 है। ए आ जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है श्रीरंगम पट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच की गई थी? हैदर अली या लॉर्ड हेस्टिंग, हैदर अली वायरकूट, टीपू सुल्तान वारेन हेस्टिंग, या टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-92। ठीक है। और करीब श्रीरंगपट्टनम की जो संधि 1792 में हुई। और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। और इस संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा था। ठीक है। और साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए, ठीक है, 3 करोड़ रुपए भी जो है करोड़ रुपए उसमें दिया था कि 3 करोड़ रुपए देना था। और इस संधि में शामिल था कि जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये टिप्पणी की थी किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है। तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस। नेक्स्ट है भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा 1922 में हुई। कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद या बंबई? राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भारतीय प्रथम सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित हुई 1922 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 40 क्वेश्चन है। पिट का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, हैदर अली के साथ की गई मद्रास संधि, सालबाई संधि, पेशवा के साथ की गई पसीन की सहायक संधि। 40 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773। ठीक। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1784, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, इसको लाया गया था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे इसका नाम पिट का इंडिया एक्ट रखा गया। ठीक। 41 क्वेश्चन।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? टीपू द्वारा, अभी हमने बात की थी जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय युद्ध के बाद, तो उसमें अपमान सहना पड़ा था काफी इसको, टीपू को। तो टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेजिमेंट हटा दिया जा रहा है। टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन, अंग्रेजों की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, और टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। तो 41 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, टीपू द्वारा अंग्रेजों को अधीनता स्वीकार नहीं करना, जो तात्कालिक कारण कहा जाएगा। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की जबकि हार हुई थी और वह लड़ते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, 4 मार्च 1799, क्योंकि ये बहुत पूछ लेता है टीजीटीबीटी सीनेटर एग्जाम में, या मिलाने के लिए दे देता है कब उसकी मृत्यु हुई थी, चौथे युद्ध में और 4 मार्च 1799। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया था? गंगा घाटी, मद्रास एवं मुंबई, उड़ीसा एवं बंगाल, अवध। 42 राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, मद्रास एवं मुंबई। देखिए, अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था के प्रतिपादक थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ठीक है, थे, और जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु बारामहल में लागू किया था। ठीक है, पहले कहां लागू हुआ था? तमिलनाडु में। तत्पश्चात उसके बाद मद्रास में, बंबई के कुछ हिस्से में, पूर्वी बंगाल में, असम में, ठीक है, और जैसा कि आधुनिक कर्नाटक एक भाग और में लागू की गया था। और इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे, और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था? इसने इजारदारी का एक वफादार वर्ग खड़ा किया, बी है काश्तकारों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया, सी है कंपनी के राजस्व वृद्धि प्रक्रिया में रुकावट आ गई, डी है कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला। 43 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला। ठीक है, ऑप्शन डी। तो जैसा कि 1786 में, ठीक, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, और यह व्यवस्था बंगाल बिहार में लागू किया गया। कहां पे? बंगाल में, बिहार में। और जानशोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था, और इस प्रकार जमींदार एक वफादार वर्ग मिल गया और किसानों को जमींदार की कृपा पर छोड़ दिया गया, और इससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिला, अपितु कृषकों का शोषण बढ़ा था। ठीक है, तो ये प्रतिफल नहीं थी। तीनों चीजें सही है। किसने तर्क दिया कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का केंद्रीकरण नहीं हुआ था? अमियो बागची, बिपिन चंद्र, मॉरिस टी मॉरिस, जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉरिस टी मॉरिस। इन्होंने अपनी पुस्तक में तर्क दिया था कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1791 ईस्वी में वाराणसी में किसने संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया था? डेविड हारे, वारेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स। और 45 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जोनाथन डंकन ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जोनाथन डंकन को 1788 में बनारस में अधीक्षक नियुक्त किया गया, और जहां पर उन्होंने शिशु हत्या निषेध की प्रथा पर मुहर लगाने में मदद की, तथा 1795 से 1700, ठीक है, 95 से 1700 जो है 81, 1881, 1795 से 1881 तक वो बॉम्बे के गवर्नर रहे, और 1791 में उन्होंने हिंदू लॉ और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज शुरू किया था, और आगे चलकर यही संस्कृत कॉलेज एक विश्वविद्यालय बन गया, और 1974 में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? संपूर्णानंद। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया है, जो कि बनारस में है। नेक्स्ट है, सुमेल करना सूची फर्स्ट और सेकेंड को। हिंदू कॉलेज, एमओ, एमएओ कॉलेज,
और संस्कृत कॉलेज बेथुन कॉलेज, ये था सर सईद अहमद खान, जोनाथन डंकन, ज्योतिबा फुले, डेविड हेयर, किसने किसकी स्थापना की? तो हिंदू कॉलेज, ठीक है, डेविड हेयर ने के द्वारा। और जो यमू कॉलेज है सर सैयद अहमद ये खान ने करी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है। संस्कृत कॉलेज ये हो जाएगा जोनाथन डंकन। बेथ्यून कॉलेज ये हो जाएगा जो है बेथ्यून, जॉन इलियट दिगट बेथ्यून, और इनके सहयोग से हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो मिलान होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 1906 में गठित डिस्प्रेड कॉलेज मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? अंबेडकर, चंद्रावरकर, गोपाल चंद्र गोखले, ज्योतिबा फुले। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रावरकर। तो गठित डिस्प्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना बी आर सिंधे ने की थी, पर इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, इसकी स्थापना की थी बी आर सिंधे ने। पर ठीक है, सिंधे ने की थी, लेकिन जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे चंद्रावरकर। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने 1878। प्रेस पर प्रतिबंध, समाचार पत्रों पर इसने स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है, देसी भाषा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। बी है इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसित कर दी। और सी है इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। डी है इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। 49 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, ये परिणाम नहीं था। फराजी विद्रोह का नायक कौन था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली। और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू मियां। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के वासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है, फरीदपुर। और ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। और शरीयतुल्लाह के पुत्र थे मोहम्मद मोहसिन दादू मियां, जिन्हें कहा जाता था मोहम्मद मोहसिन, ठीक है। और 1819 से 60 तक और बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। और यह संप्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने मुजारों पर अत्याचारों के विरोध में था। और फराजी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलते रहे। और अंत में इस संप्रदाय के अनेक अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए, ठीक है। इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया? 51 का राइट ऑप्शन जैसा कि चौधरी रहमत अली हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ था पंजाब के होशियारपुर जिले में बलचौर नामक शहर में हुआ था। और चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द को दुनिया के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया। और इन्होंने ही 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध नहीं था? सी राजगोपालचारी, अब्बास तैयब, सरोजिनी नायडू, लाला हरदयाल। 52 का देखिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि लाला हरदयाल। और ये ठीक है, महात्मा गांधी ने जबकि 12 मार्च, ठीक है, 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च इन्होंने प्रारंभ किया था। और 5 अप्रैल 1930 को 243 मील लंबी यात्रा करके दांडी पहुंचे थे। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा था। और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू, श्री अजय गोपाल जी, अब्बास तैयब जी आदि नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 53 क्वेश्चन, भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम कमिश्नर बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड एलनबरो। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ भारत का दूसरा गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, विलियम बेंटिंग था। और जो कि 1828 से 1800
ठीक है, 1828 से 1835। और दूसरा गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836। 1835 से 36 तक। और चार्ल्स मेटकाफ काल में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा था और इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, जो उसने लगाए थे प्रतिबंध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इरविन गांधी संधि के संबंध में सही नहीं है? हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, सरकार अभी तक जमा नहीं हुए सभी जुर्मानों की माफी पर सहमत हो गए, इस इस्तीफा दे चुके सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार किया जाए, और डी है सरकार ने समुद्र तट के किनारे रहने वाले ग्रामीण को भोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को स्वीकृति दी। और 54 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? काकीनाडा, बेलगांव, कानपुर और गुवाहाटी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलगांव, 1924। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तिथि को एडविन मांटेगू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग भारतीयों से सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त 1917। ठीक है, नीचे कथन और कारण क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं, अपने नाम के बावजूद हिंदू कोड बिल हिंदू जातियों और मतों के साथ साथ सिखों, बौद्धों और जैनों पर लागू किया जा रहा था, और आ रहा स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता का समर्थन करने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। 58 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी होगा, दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियायती राज्य था? पटियाला, बड़ौदा, बीकानेर, उदयपुर। राइट ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर था। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना था? सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ये 15 अगस्त 1947 के उपरांत सीमा के दोनों तरफ हिंसा भड़क उठी और कहना मुश्किल है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और इसकी शुरुआत कलकत्ता से माना जाता हुई थी, जो 1946 को सीधी कार्रवाई का परिणाम थी एक तरीके से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य रखा? जयपुर अधिवेशन 1948, नासिक 1950, अवाड़ी अधिवेशन 1955 और नागपुर अधिवेशन 1959। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अवाड़ी अधिवेशन 1955 ओ 1955। ठीक है, और नेक्स्ट है, भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 15 सितंबर, 16 नवंबर, 18 जनवरी, 20 अक्टूबर। 62 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 20 अक्टूबर। तो चीन द्वारा भारत के विरुद्ध आक्रमण की कार्रवाई सितंबर 1962 में प्रारंभ हुई थी, और 8 सितंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश उस समय जो है था, और मैक-मोहन रेखा को पार कर चीन की सेना ने भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, 20 अक्टूबर 1962। इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंगलर, क्रोचे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। किसने कहा था हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते? बिस्मार्क, नेपोलियन, मेटरनिक, लेनिन। और 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क ने कहा था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तकों द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ऑफ ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, किसने आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति धारण करने का अधिकार और विचार की स्वतंत्रता के मौलिक विचारों को स्थापित किया? लेखक कौन थे? 65 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक आधुनिक काल के सबसे प्रभावी जो है राजनीतिक दार्शनिकों में एक थे, और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1600, ठीक है, 1690 और ये लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति धारण करने का अधिकार और विचार की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को स्थापित किया, और इसके अलावा शिक्षा पर उनके विचार थॉट्स ऑन एजुकेशन 1691 पुस्तक में व्यक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सपूर्व समाजवादी समूह से संबंधित सदस्य नहीं? दिदरो,
रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां। और 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डेनिस दिदरो। और फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के मशहूर डेनिस दिदरो 18वीं शताब्दी के कला विशेषज्ञ व लेखक भी रहे थे और 1746 में दिदरो ने अपना प्रथम लेख प्रकाशित किया था। ठीक है, फिलोसफिकल थ्रॉक्स प्रकाशित किया था और जो कि पुस्तक के रूप में था और उन्होंने चर्च का आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया था। निम्नलिखित में से जर्मनी के लिए सबसे बड़ा झटका देने वाली लड़ाई कौन सी थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल? बर्लिन की लड़ाई, मास्को की लड़ाई, स्टालिनग्राद की लड़ाई, नॉर्मंडी की लड़ाई। और 67 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का विशिष्ट आवश्यक अंग नहीं है? शोध प्रारूप, शोध प्रतिमान, पैराडाइम, शोध सारांश। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा शोध सारांश। ठीक है, शोध सारांश शोध प्रक्रिया का चरण नहीं है। शोध प्रक्रिया के चरण होते हैं जैसे शोध समस्या का निर्धारण, निर्माण और आंकड़ों का विश्लेषण, सामान्यीकरण, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसे कि शोध साहित्य का सर्वेक्षण आता है, शोध प्रारूप का निर्धारण आता है, आंकड़ों का आंकलन आता है, परिकल्पना का निर्माण विश्लेषण आता है, शोध रिपोर्ट तैयार करना, ये सारी चीजें आती हैं। शोध सारांश, ठीक है, ये विशिष्ट अंग नहीं है, बाकी ये है। सेडान युद्ध किनके मध्य हुआ था? फ्रांस और प्रसा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा। 69 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेडान युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के मध्य हुए थे और इसमें प्रसा की जो है विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, जर्मनी एकीकरण के वास्तु बिस्मार्क विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए। निम्न से कौन सा युद्ध फ्रैंकफर्ट की शांति के साथ खत्म हुआ? जिसमें फ्रैंकफर्ट की शांति के साथ, जिसमें जर्मनी ने एल्सेनोरन का विलय जर्मन साम्राज्य में किया। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। ठीक है, तो जर्मनी एकीकरण के बिस्मार्क ने विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के साथ खिलाफ युद्ध किए थे। डेनमार्क से युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया प्रसा से, और फ्रेंको पर्शियन युद्ध हुआ जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और युद्ध प्रसा और फ्रांस के मध्य हुआ था। और 10 मई 1871 को दोनों देशों के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि ये जो है हुई थी और दोनों देशों को प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार कर लिया था। और जैसा कि 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आशा करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।